स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, साथ ही गायनेक लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर तुषार अग्रवाल। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा गर्भावस्था में उचित देखभाल। डॉक्टर तुषार अग्रवाल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तुषार अग्रवाल, मातृत्व या माँ बनना किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख माना गया है। आप एक चिकित्सक होने के नाते क्या कहेंगे? आई विल से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये तो एक तरीके का एक वरदान ही समझ लीजिए। जिनकी शिशु नहीं है उनको हम हर दिन देखते हैं, प्रेगनेंसी जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो प्रेग्नेंट होने के लिए कितने प्रयास करते हैं। आजकल तकनीकें ही बहुत आ गई हैं जिससे अगर नॉर्मल बच्चा नहीं हो पा रहा है तो IVF है, IUI है, ICSI है, जिससे आकर मेल इनफर्टिलिटी नाम की चीज़ अब बची नहीं है दुनिया में। अगर एक स्पर्म भी है 1 मिलियन स्पर्म्स में, तब भी बच्चा हो सकता है ICSI द्वारा। लेकिन जिनका प्रेग्नेंट एकदम नेचुरली होती हैं वो बहुत ही लकी मानते हैं हम तो उन्हें। बट प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ है कि आपको थोड़ा सा केयर और कंसर्न रखना है। ओवर केयर इज ऑल्सो बैड। बस तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि स्त्री के लिए दूसरा जन्म होता है, बिल्कुल। ये कैसे हम माने? जब एक फीमेल महिला जैसे प्रेग्नेंट नहीं होती तब वो अपनी बॉडी को लेकर इतने कॉशियस नहीं होती हैं। जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं उनके बॉडी में इतने हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिन जिन चीज़ें से उनके बच्चा जुड़ा हुआ है उनसे वो अटैच हो जाती हैं। जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन भी हूँ, तो हम पे नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स भी आती हैं। वो हमारे प्रति जो उनका लगाव बढ़ जाता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने डॉक्टर से जुड़ जाती हैं। अगर वो नहीं आप मिलते हैं कभी उस टाइम पे जब उनको आना है, तो वो एकदम उस बात को प्रोफेशनलिज्म की बात ही नहीं है, वो इमोशनल हो जाती है इस बात को लेके कि हमारा डॉक्टर उस वक्त नहीं था। तो हार्मोन चेंजेस इतने होते हैं तो फीमेल सब कुछ अपने डॉक्टर और पति को बहुत मानती है उस वक्त। तो डॉक्टर साहब, यदि हम मातृत्व की बात करें तो वो कौन सी आयु है जिसमें बिल्कुल सही रहेगा माँ बनना? देखिए, अगर आयु की बात करें, कुछ कम से कम महिला को 23 ईयर्स का तो होना ही चाहिए, जिससे तब तक उनकी पहली पढ़ाई पूरी कर लें, अपने करियर में कुछ अचीव कर लें। उससे पहले माँ बनना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समस्याएं बढ़ जाती हैं। 18 से कम लीगली माँ बनना अलाउड नहीं है, उससे फिर पॉक्सो में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सभी कन्याएं को जो 20 से कम होती हैं उनमें, लेकिन 20 से कम 40 से ऊपर में BP की शिकायत की बहुत मात्रा में प्रॉब्लम देखी गई है, जिसको बोलते हैं एक्लेम्सिया, जो आखिरी के 3 महीनों में होती है, जिसके कारण से माँ को अकड़ी भी आ सकती है, बच्चे की जान भी जा सकती है और भारी मात्रा में खून की कमी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं माँ बनने में अवरोध पैदा करती हैं? 4 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम माँ बनने के लिए शुरू करें। पहला होता है महिला के कुछ ऑर्गन्स में प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल यूट्रस, जिसे बोलते हैं बच्चादानी, उसमें किसी टाइप की भी रसोली या पॉलिप जो अंदर कैविटी में होता है, रसोली जो कैविटी से जुड़ रही, बाहर की तरफ रसोली से माँ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड, एंडोमेट्रियोसिस, जो पहले 2 या 3% हिंदुस्तान में होता था, आजकल 30 से 40% है। डाइटरी चीज कह लिए, इन्फेक्शन रेट इतना हाई है उसकी वजह से कह लीजिए। इंडिया में पहले एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी थी नहीं, जैसे हमने कभी कोरोना सुना ही नहीं था, ऐसी गायनेक में एंडोमेट्रियोसिस आज से 5 से 7 साल पहले कोई सुनता ही नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे हर 8वां मरीज हम पे एंडोमेट्रियोसिस का आता है, जिसके वजह से आपके अंदर पूरे जाले बन जाते हैं, यूट्रस, अंडाशैली सब चिपक जाता है, बड़े बड़े चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं और अंडाशैली से अंडा फूटता नहीं है और माँ बनने की बहुत समस्याएं होती हैं। एक ये भी है। फिर यूट्रस के अंदर जाले बनना, इसको बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम, जो TB वाली पेशेंट्स होती हैं, जिनको कभी TB की शिकायत रही है, बहुत कॉमन हो। अगर ये किसी महिला में समस्या है तब भी माँ बनने में बहुत दिक्कत आती है। चौथा, अगर दोनों ट्यूब्स, जो फेलोपियन ट्यूब्स जिन्हें बोलते हैं, अगर ये इनमें किसी प्रकार का भी ब्लॉकेड है, इन्फेक्शन है, ट्यूब्स में सूजन आ रखी है, तब भी माँ नहीं बन पाएंगे। इन सब का इलाज पॉसिबल है। बाकी फिर मेल पार्टनर पे ही फोकस किया जाता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी या जब एक महिला माँ नहीं बन पाती तो सिर्फ फीमेल नहीं, मेल पार्टनर भी इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। उनकी टाइमिंग भी होती है जब वो अपना संभोग बनाते हैं, टाइमिंग 1 महीना की बहुत जरूरी है, प्लस मेल का अपना स्पर्म काउंट, जो उनका काउंट सही है कि नहीं नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करने की। डॉक्टर साहब, अब तो बहुत सारी चीज़ें प्लान की जा रही हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हिंदुस्तान में तो ये एक्सीडेंटल भी हो जाता है माँ बन गई, जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लानिंग कैसी ज़रूरी है, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर एक महिला की उम्र 30 साल से ऊपर है तो हम उनको फोलिक एसिड नाम का एक विटामिन होता है, जिसको हम उनको 3 महीने पहले, प्रेगनेंसी से पहले शुरुआत करा देते हैं, जिससे बच्चा जो रुकता है उसमें कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो। जैसे पहले जो आपने सुना होगा, पहले 3 महीने में बहुत अबॉर्शन हो रहे हैं, ये कारण होता है कि बच्चा उस क्षमता का नहीं है कि इस इन्वायरमेंट में पनप पाए, तो उसके लिए हम फोलिक एसिड की गोली देते हैं। बाकी एक फीमेल को प्रेगनेंसी से पहले सिर्फ अपना एनीमिया कंट्रोल करना है, मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल अगर अच्छा है,
और अगर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है, राइट एज है और दोनों कपल चाहते हैं प्रेगनेंसी, तो उसको आगे कैरी ऑन करना चाहिए, किसी और के प्रेशर में नहीं। बाद में क्योंकि समस्या ये आती है कि हमने प्रेशर में किया और फिर उनको फिर अबॉर्शन की ये सब चीज़ें उनको कहते हैं कि अबॉर्शन करिए, ये सब करिए। किसी भी परिवार में जब ये पता चलता है कि महिला माँ बनने वाली है तो खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही जांच से पता चले कि महिला गर्भवती हो गई है, जी। तो किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? जैसे ही आपको पता लगता है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया घर पे कि आप पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले अगर आपको आगे प्रेगनेंसी कंसीव करना है, आगे कंटिन्यू करनी फर्स्टली, तो आपको सब आपका धूम्रपान, शराब का सेवन, ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर का खाना एकदम कम करना है। सबसे पहले आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाना है। वो आपको अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि बच्चा जो रुका है वो यूट्रस के अंदर रुका है या ट्यूब में रुका है। ट्यूब में रुकने को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसकी 30% की संभावना होती है। यूट्रस में रुका है तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। बच्चे की दिल की धड़कन करीबन 6, साढ़े 6, 7 हफ्ते में आ जाती है। तब सोनोग्राफी करा के देखना है बस कि बच्चे का धड़कन आया है कि नहीं आया। पहले 10 हफ्ते के लिए सिर्फ एक सोनोग्राफी भी काफ़ी होती है। सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड, एक अल्ट्रासाउंड भी काफ़ी होता है देखने के लिए बच्चे की लोकेशन और दिल की धड़कन। अगर ये नॉर्मल है, फिर उनको बेसिक एक फोलिक एसिड खानी होती है पहले 3 महीने में, और उनको सिर्फ पोषण पर ध्यान देना है। जो खाने में चीज़ें अवॉइड करनी है वो सिर्फ कच्चा पपीता होता है। पका पपीते की कोई भी ऐसी स्टडीज नहीं है कि पके पपीते से कुछ किसी पेशेंट को हुआ हो। कच्चा कोई भी फल, कोई भी कच्चा रॉ मीट, रॉ मछली का सेवन ना। डॉक्टर साहब, टीकाकरण की बात भी की जाती है, वो कौन से टीके हैं जो ज़रूरी होते हैं? महिला को अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उनको टीटी का इंजेक्शन बहुत आवश्यक होता है, जो कि 4 महीने के बाद लगाया जाता है योजनाओं के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर पहले भी लगाया जाता है आंगनवाड़ी के थ्रू और पहले 3 महीने में भी लग रहा है तो उसका कोई हार्म नहीं है। टेटनस का इंजेक्शन होता है, वो 2 डोजेज लगती हैं 1 महीने की दूरी पे। आज के टाइम पे लेटेस्ट एक टीडैप भी आ गया इंजेक्शन, जो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। साथ में इनमें कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती महिला प्रेग्नेंट जब होती हैं। बाकी कोरोना वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। ये सब। डॉक्टर साहब, धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? जैसे महिला की प्रेगनेंसी बढ़ती है, सेकंड ट्राइमेस्टर जिसे बोलते हैं, जैसे 26 हफ्ते खत्म होते हैं तो महिला की बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। एक तो शुगर की चेकअप, थायराइड की चेकअप बेशक अपना 26 से 28 हफ्ते के बीच में करानी चाहिए, क्योंकि इसी वक्त पे चेंजेस आते हैं आपके शुगर के लेवल्स में और थायराइड के लेवल्स में। अगर उस वक्त की खून की जांच नॉर्मल है तो आपको कोई शुगर और थायराइड की दवाई चालू नहीं की जाएगी, नहीं तो वो हमें गोली चालू करनी पड़ती है। साथ ही अगर कोई पेशेंट दिल का बीमारी है तो उनका 32 वीक्स पे, 32 हफ्ते पे एक दिल का 2D एको कराना आवश्यक होता है, क्योंकि महिला का जो दिल के जो चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 32 हफ्ते पे होते हैं। तो वो प्रेगनेंसी हमें देखने के लिए होता है कि वो दिल की क्षमता है कि नहीं उस प्रेगनेंसी का भार झेलने के लिए। और जैसे उनका आगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेटर रहेगा या एपिड्यूरल द्वारा नॉर्मल डिलीवरी। एपिड्यूरल का मतलब इंजेक्शन दिया जाता है कमर में, जिससे दर्द ना हो डिलीवरी के वक्त बिल्कुल भी। जी। तो पेशेंट को डिलीवरी पेन्स, लेबर पेन जिसे बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आपने बताया, इसके अलावा इसमें परिवार की खास तौर से क्या भूमिका होती है? परिवार को स्पेशली, जैसे अगर सास की बात करें, ससुर की बात करें, एक परिवार में अपनी बहू बेटी को लेके पहली बार स्ट्रेस का माहौल नहीं करना चाहिए। वो भी माँ रही हैं एक जमाने में, क्योंकि हमारा जो समाज है ना उसमें पुत्र की चाह रहती है। अनफॉर्चुनेटली ये बात बिल्कुल सही है। हम आज के टाइम पे भी 2 आते हैं पेशेंट 10 में जो ये ऐसा चाहते हैं कि क्या हुआ। उनका पहला सवाल ये कभी नहीं होता कि माँ कैसी है, पहला यही होता है क्या हुआ। और ये आप ताज्जुब की बात समझेंगे, ये एक महिला ही हमसे आके पूछती है क्या हुआ। उनका पति आके कभी नहीं पूछेगा क्या हुआ। ये उनके घर की बड़ी महिलाएं जो होती हैं वो ही आके पूछती हैं कि क्या हुआ है। तो ये बात सुन के हमें क्या गुस्सा आ जाता है कि माँ के बारे में पहले पूछा जाए फिर बच्चे के बारे में। तो हम रिप्लाई में यही बोलते हैं कि जो भी हुआ है सस्त हुआ है और आपको थोड़ी देर में हैंड ओवर किया जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि यदि माँ प्रफुल्लित है, प्रसन्न है इस दौरान और उसकी मनस्थिति बहुत अच्छी है तो स्वस्थ बच्चा होगा। बिल्कुल। तो थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को कि किस तरह का माहौल होना चाहिए, महिला स्वयं भी अपने को प्रफुल्लित रखे जी और खुश रहे। जी, गर्भवती महिलाओं की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब सवेरे उठें, उठते ही खूब सारा पानी पिएं, थोड़ा योगा करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, 15 मिनट की वॉक करें, फिर अपने भोजन को प्रॉपर्ली डिवाइड करें। दिन के 3 मेजर मील मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खाएं और छोटे छोटे 3 मील जिसमें छोटी छोटी मात्राओं में पोषण उनको मिलना चाहिए। दिन में 2 घंटे का सोना जरूरी है, रात को 8 घंटे।
अगर एक महिला की नींद प्रॉपर है तो आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। साथ ही खाने में जो हमें ध्यान रखना है वो बैलेंस डाइट है। जैसे आपको थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। जिनको बीपी की शिकायत है उनको हम प्रोटीन बढ़ा देते हैं। उनको हम बोलते हैं कि अंडे का सेवन पीला निकाल के डेली 2-3 अंडे खाइए। प्रोटीन पाउडर खाने में सुबह शाम मिला के पीजिए। अगर जितना मात्रा में पानी पिया जाता है उतना ही बच्चे को पानी जरूरी रहता है। तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आसपास जितने घर वाले हैं उनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। महिलाएं कुछ अलग इच्छाएं हो सकती हैं, तो उनको अगर सब पूरी भी ना हो पा रही हो तो कुछ इच्छाओं को पूरी किया जाए। बाकी सिर्फ अपने बेसिकली रात को सोने से पहले एक तकिया लगा के सोइए, पैर के नीचे सीधा ना सोइए, उल्टा ना सोइए, एक तरफ करवट लेके सोइए जी। और एक्सरसाइज ना छोड़िए। नीचे बैठ के भी ज़्यादा काम नहीं करना, लेकिन बेसिक वर्कआउट 15 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी। खान पान के बारे में तो डॉक्टर साहब आपने बताया था कि कुछ भ्रांतियां हैं कि ये नहीं खाना चाहिए। आपने कहा कि कच्चा पपीता नहीं खाना, वैसे पका पपीता किसी प्रकार का भी चीज, पक्का पपीता खाया जा सकता है। डॉक्टर साहब एक और क्वेरी रहती है आमतौर पर कि, और वो उसमें परिवार वाले भी चिंतित रहते हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। इसमें थोड़ा बताएं कि क्या डॉक्टर जानबूझकर ऐसे करता है? क्योंकि आमतौर पर ऐसे कहा जाता है कि आजकल लड़कियां भी नहीं चाहती हैं ऐसा कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और डॉक्टर भी नहीं चाहते। नहीं, ऐसा आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी डॉक्टर लेबर से पहले नहीं बता सकता कि नॉर्मल होगी या ऑपरेशन होगा। कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी होना इम्पॉसिबल है। जैसे एक महिला की हाइट बहुत ही छोटी है और बच्चे का साइज बड़ा आ रहा है, तो उसको CPD बोलते हैं कि बच्चा इतना बड़ा है और महिला की हाइट छोटी कि वो पेल्विस से पास ही नहीं हो सकता, या आपकी हड्डियां जो नीचे पेल्विस में है वो थोड़ी पॉइंटेड है कि बच्चा नहीं निकल पाएगा। ये सिर्फ यही कुछ चीजें होती हैं। बच्चे का वजन 3.5 किलो से ऊपर और माँ की हाइट छोटी। अगर माँ की हाइट ही बहुत लंबी है, बच्चे का वजन 4 किलो ही पैदा करती है। इंडियन सोसाइटी, इंडियन जो नॉर्म्स हैं, एक बालाजी ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस थी जिन्होंने एक स्टडी की थी कि अगर एक हिंदुस्तानी महिला का वजन बच्चे का 3.5 किलो से ऊपर है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन हमें उन पैरामीटर्स को भी देखना है कि माँ बाप की हाइट कितनी है और वो कितने लंबे हैं वजन के साथ साथ, क्योंकि अगर माँ ही अगर 5 फुट 10 इंच की है तो बच्चा तो आपका 4 किलो का निकलेगा ही। बेसिक चीज़ है। डॉक्टर साहब लिंग जांच क्यों की जाती है? क्योंकि अभी भी हमारे समाज में बहुत भ्रांतियां हैं और इसके लिए सरकारी कानून बनाए गए हैं, कठोर कानून है, फिर भी ये जांच होती है और लोगों के मन में पुत्र की चाह है। लिंग जांच, इसके प्रति हमारे दिल और दिमाग में भी इतनी घोट घोट के शुरू से बात की जाती है कि ये चीज़ कभी नहीं करनी है। आपको अपने बड़े भाई, बेस्ट फ्रेंड के लिए भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एक ज़माने में ये लीगल था। 91 से पहले ये चीज़ इलीगल नहीं थी, उसके बाद ये चीज़ इलीगल हुई है। उससे पहले ये चीज़ सरकार के कोई लॉज नहीं थे लिंग जांच को लेके। लेकिन ये इसलिए बहुत खराब चीज़ है क्योंकि अगर समाज में लड़कियां ही नहीं होंगी तो आगे समाज बढ़ेगा कैसे? डॉक्टर साहब घर में भी डिलीवरीज होती है, लेकिन हम कहते हैं संस्थागत होनी चाहिए। बिल्कुल, अस्पताल में ही हो और जो डॉक्टर हो वो प्रशिक्षित हो, क्वालिफाइड हो। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो ऑब्स्टेटिक एक इकलौती ऐसी ब्रांच है जिसमें पेशेंट चल के आया है और आपको पता नहीं आधे घंटे के बाद वो चल के जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम, हार्ट चेंजेस, सब कुछ इतना होता है। बहुत कंडीशंस होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी किया, जो आप पहले कह रहे थे कि घर में होती थी, तो बहुत महिलाएं मरती भी थीं। उसको बोलते थे पोस्ट पार्टम हेमरेज। आपने हाल फिलहाल ही में सुना भी होगा, एक घटना हुई जिसमें डॉक्टर के थ्रू एक पोस्ट पार्टम हेमरेज हुआ एंड डॉक्टर ने सुसाइड किया। आपने सुना होगा राजस्थान में कहानी। ये वही चीज़ होती है पोस्ट पार्टम हेमरेज, जिसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर घर में हुई फिर तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं बच्चा है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्यों कहते हैं? कई ऐसी कंडीशंस हैं जो अगर फीमेल को होती हैं वो हॉस्पिटल में बचाई जा सकती हैं। और जैसे पहले टाइम में इतनी लाइफ की वर्थ नहीं थी, आज के टाइम में डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा उसके पेशेंट को कुछ भी हो जाए। तो अंत में डॉक्टर साहब क्या सलाह है आपकी? जैसे ही आपको पता लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, आप घर पे जाके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट केमिस्ट से ले सकते हैं। चेक करिए, अगर वो पॉजिटिव है आपके नज़दीकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट उनको जाके एक बार चेकअप कराइए, आपका पल्स, BP चेक कराइए और नॉर्मल एग्जामिनेशन कराइए, साथ में अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर वो सब नॉर्मल है फिर अपनी दवाइयाँ पूरे 9 महीने तक प्रॉपर्ली लीजिए। अपने खान पान का ध्यान रखिए, सोने का ध्यान रखिए। बाकी अगर किसी पे गुस्सा आ भी रहा है तो इग्नोर करिए। तो डॉक्टर तुषार अग्रवाल, आप इस कार्यक्रम में आए और गर्भावस्था में उचित देखभाल विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।